कुछ साल पहले तक इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट बहुत ही फिक्स्ड लगता था। फिक्स्ड का मतलब है कि हर दुकान पे वही बॉटल्स, जैसे कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, थम्स अप। इन सारे ब्रांड्स को देखकर ऐसा लगता था कि इस इंडस्ट्री में अब कुछ नया आने का शायद स्कोप ही नहीं है। लेकिन फिर अचानक छोटे किराना स्टोर, पान शॉप्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे एक नई बॉटल दिखना शुरू हुई। नाम था लाहौरी जीरा। तो ना तो कोई सेलिब्रिटी एड, ना कोई आईपीएल स्पॉन्सरशिप, ना कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट और ना ही कोई डिजिटल मार्केटिंग। फिर भी सोचो, लोग इसे ट्राई करने लगे और धीरे धीरे ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बनता गया। कोचिंग स्टूडेंट से लेकर ट्रक ड्राइवर्स तक, ट्रेन ट्रैवलर्स से लेकर ऑफिस गोअर्स तक, हर जगह सबके हाथ में एक ही बॉटल दिखने लगी। और बस फिर कुछ ही सालों में एक छोटी सी कंपनी 540 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बुक करती है। लेकिन जितनी फास्ट ये स्टोरी ऊपर गई है, उतने ही क्वाइटली प्रॉब्लम्स भी बिल्ड होने लगे, क्योंकि बेवरेज इंडस्ट्री में सिर्फ टेस्ट से गेम नहीं जीता जाता। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे बिजनेस लैंग्वेज में सप्लाई चेन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यहां पर शेल्फ स्पेस की वॉर होती है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले दिखेगा। तो आखिर कैसे एक सिंपल सा जीरा सोडा इतना बड़ा ब्रांड बन गया? और क्या लाहौरी जीरा इंडिया का नेक्स्ट इंडियन बेवरेज जायंट बन सकता है? या फिर ये स्टोरी अपने टफेस्ट फेज में आ चुकी है? तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक फॉलो मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। द परफेक्ट गैप दैट नोबडी वाज फिलिंग। इंडिया का बेवरेज मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक मार्केट माना जाता है। और यहां मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की, जिसका मार्केट है 18 से 20 बिलियन डॉलर, जिसकी एनुअल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी मैसिव मार्केट होने के बावजूद इंडिया का सॉफ्ट ड्रिंक स्पेस जो है वो प्रेडिक्टेबल बन चुका है। हर जगह वही कोला ड्रिंक्स, लेमन सोडा, ऑरेंज फ्लेवर और पैकेट जूसेस डोमिनेट करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल जायंट्स ही शेल्फ्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी थी जिसे सही तरीके से किसी ने नेशनल लेवल पे ठीक से क्रैक नहीं किया था, और वो था जीरा बेस्ड ड्रिंक्स। भारतीयों के लिए कोई नई ड्रिंक नहीं है दोस्तों। जल जीरा, जीरा पानी और मसाला डाइजेस्टिव ड्रिंक्स सालों से भारतीय हाउसहोल्ड्स का पार्ट रही हैं। अच्छा, इसके रीजनल ब्रांड्स भी थे, जैसे कर्नाटका का बिंदु जीरा और गुजरात का जीरू। लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग जीरा सोडा ब्रांड नहीं था जो कि मास लेवल पर रिकॉग्नाइजेबल हो। और एग्जैक्टली यही गैप लाहौरी जीरा ने फिल किया। 2017 के अराउंड पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में 3 कजन ब्रदर्स ने इस ब्रांड की शुरुआत की। फाउंडर्स ने बस एक सिंपल चीज समझी कि भारतीय कंज्यूमर्स को इंडियन पर मसालेदार फ्लेवर्स बहुत पसंद है। पर असली स्मार्ट मूव प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट की पोजीशनिंग थी कि लाहौरी जीरा ने अपने आप को वेस्टर्न कोला ब्रांड्स का कॉपी बनाने की कोशिश नहीं करी। उसने अपने आप को प्राउडली एक देसी ड्रिंक की तरह प्रेजेंट किया। नाम से ही नॉस्टैल्जिया और लोकल फ्लेवर का फील आता था। टेस्ट स्पाइसी, टैंगी और कंपैरेटिवली कम स्वीट था, जिसकी वजह से ये ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, एक रिफ्रेशिंग मसाला एक्सपीरियंस देती थी। फिर आई वो स्ट्रैटेजी जिसने इसको मास रीच थी, और वो था इस प्रोडक्ट का प्राइस, जो कि सिर्फ 10 रुपए था। इंडिया में 10 रुपए इंपल्सिव परचेज का स्वीट स्पॉट माना जाता है। इतना अफोर्डेबल कि कंज्यूमर ज्यादा सोचता नहीं है। लेकिन कंपनी का सबसे अंडररेटेड डिसीजन एडवर्टाइजिंग नहीं था बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन था। लाहौरी जीरा क्वाइटली पान की दुकान, किराना स्टोर, रेलवे स्टेशंस और रोड साइड रिटेलर्स में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रहा था। वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिकली स्प्रेड होने लगा। लोग अपने दोस्तों को, जानने वालों को रेकमेंड करने लगे। सोशल मीडिया रील्स और फूड ब्लॉगर्स ने क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। धीरे धीरे लाहौरी जीरा एक रीजनल ड्रिंक से एक कल्चरल रिकॉल बन गया, और इसी मेंटालिटी की रिफ्लेक्शन दिखी नंबर्स में। फाइनेंशियल ईयर 2019 में लाहौरी जीरा की सेल सिर्फ 11 करोड़ रुपए थी, जो कि कुछ सालों में रिपोर्टेडली 540 करोड़ रुपए पहुंच गई। इंडिया के रीजनल बेवरेज इंडस्ट्री में ऐसा स्केल पाना बहुत रेयर है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फास्ट ग्रोथ और स्टेबल बिजनेस दोनों सेम चीजें नहीं होती, और लाहौरी जीरा की रियल स्टोरी यहीं से शुरू होती है। द हिडन प्रॉब्लम्स बिहाइंड फास्ट ग्रोथ। अगर बाहर से देखो तो लाहौरी का जो सक्सेस है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है। रेवेन्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है,
कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वैल्यूएशन हजारों करोड़ में पहुंच जाएगी। डिमांड रैपिडली ग्रो हो रही है और हर तरफ एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन एफएमसीजी और बेवरेज इंडस्ट्री की एक डेंजरस रियलिटी होती है कि सेल्स और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स दोनों सेम चीजें नहीं होती। रिपोर्ट्स को देखा जाए तो FY 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए था। FY 23 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 7.5 करोड़ के लगभग पहुंचा। FY 24 में यानी एक साल बाद यह प्रॉफिट 23 करोड़ पहुंच गया और FY 2025 में यही प्रॉफिट्स लिमिटेड रेंज में रहे। यानी रेवेन्यू तो अग्रेसिवली ग्रो हुआ लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इतनी फास्ट स्केल नहीं करी। बिजनेस लैंग्वेज में ये यूजुअली ऐसा सिग्नल होता है कि बिजनेस ऑपरेशंस के तले दबे जा रहा है। सबसे पहला चैलेंज था मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। डिमांड कई बार प्रोडक्शन से ज्यादा पहुंच रही थी। अब आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो सुनने में तो ये पॉजिटिव लगता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बेवरेज इंडस्ट्री में आउट ऑफ स्टॉक होना बहुत डेंजरस साइन माना जाता है। आप खुद सोच के देखो, आप एक दुकान पर जाओ, आप बोलो कि मुझे ये ड्रिंक चाहिए, वो अवेलेबल ना हो तो इंस्टेंटली आप स्विच करके दूसरी चीज ले लेते हो। तो यहां पे लॉयल्टी से ज्यादा अवेलेबिलिटी मैटर करती है। इसी प्रेशर में कंपनी ने नए प्लांट्स, रीजनल प्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का रूट चूज किया। इससे एक्सपेंशन तो फास्ट हुआ और फ्रेट की कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प भी मिली, लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई। बेवरेज बिजनेस सिर्फ ड्रिंक बनाने का काम नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक्स हेवी इंडस्ट्री है। तो सोचो, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लो है और लॉजिस्टिक्स हेवी है, तो वैसे ही मार्जिन्स कम है, तो ये चीज मार्जिन्स को और कम कर देती है। और उसी के साथ साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बाहर से सेम ड्रिंक बनवाने का, तो अब क्वालिटी इश्यूज आने लगे। और बेवरेज इंडस्ट्री में एक छोटी सी इनकंसिस्टेंसी भी कस्टमर के ट्रस्ट को इंपैक्ट कर सकती है। फिर आया शेल्फ लाइफ का इशू। रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौरी जीरा की शेल्फ लाइफ 3 से 4 महीने की है। इसका मतलब यह है कि इन्वेंट्री को अग्रेसिवली स्टॉक नहीं किया जा सकता, एक्सपायर हो जाएगा। तो समर्स में डिमांड स्पाइक होती है और विंटर्स में स्लो डाउन होती है। तो अगर डिमांड की प्रेडिक्शन गलत हो गई ना बाबा, तो वेस्टेज के साथ साथ रिटर्न्स इतने होंगे कि आपके ऑलरेडी थिन मार्जिन्स को और कम कर दिया जाएगा। पर शायद सबसे बड़ा प्रेशर वही 10 रुपए की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बन गई जिसने ब्रांड को फेमस किया था। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, रिटेल मार्जिन, फ्रेट, पैकेजिंग, GST, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद हर बॉटल पे एक्चुअल प्रॉफिट रिपोर्टेडली बहुत कम रह जाता है। तो यानी क्या हुआ कि सेल्स एक्सप्लोड हो सकती है पर प्रॉफिट मार्जिन उस रेट पे नहीं बढ़ेगा। इसी अग्रेसिव स्केलिंग को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने एक्सटर्नल फंडिंग के लिए अप्लाई करा, जो आज तक नहीं करा था। नए स्टेट्स में एक्सपैंड किया, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करे और थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया। लेकिन बेवरेज इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ का मतलब ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि असली चैलेंज अभी भी बाकी था। द जायंट प्रॉब्लम दैट कुड चेंज एवरीथिंग। कई बार फ्यूचर समझने के लिए पास्ट को देखना पड़ता है और लाहौरी जीरा की स्टोरी में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 1970s और 80s के दशक में कोका कोला जैसे ब्रांड्स भारत सरकार के कानूनों के चलते इंडिया से चले गए थे। तब इंडियन बेवरेजेस रैपिडली ग्रो करना शुरू हुए। इसी फेज में पार्ले ने रिमझिम जीरा सोडा लॉन्च किया। भाई मैंने तो बचपन में बहुत पिया है और बहुत टेस्टी हुआ करता था। कंज्यूमर्स को देसी मसाला फ्लेवर बहुत पसंद आया और ब्रांड ने एक स्ट्रॉन्ग रिकॉल बिल्ड कर लिया। फिर 1990s में कोका कोला भारत वापस आता है और धीरे धीरे रिमझिम जैसे ड्रिंक्स इंडिया के मेन स्ट्रीम मार्केट से गायब हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाते हैं। ये सिर्फ टेस्ट का इशू नहीं था दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर का डिफरेंस था। ग्लोबल बेवरेज जायंट्स सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचते, वो पूरा रिटेल इकोसिस्टम कंट्रोल करते हैं। कोका कोला और पेप्सिको के पास मिलियंस ऑफ रिटेल टच पॉइंट्स, मैसिव कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क्स, रिटेलर इंसेंटिव्स और डीपली ऑप्टिमाइज्ड सप्लाई चेन्स हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में कंज्यूमर लॉयल्टी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अवेलेबिलिटी, कि प्रोडक्ट है भी। अब जरा विजुअलाइज करो कि हर दुकान पे कोका कोला का एक फ्रिज रखा हुआ है, उसके अंदर कोक रखी हुई है और रिटेलर को कोक बेचने से अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो छोटे ब्रांड्स के लिए शेल्फ स्पेस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिटेलर क्यों बेचेगा कम मार्जिन वाली चीज? अच्छा, इसमें सिल्वर लाइनिंग ये है कि एथनिक मसाला बेवरेजेस को अभी तक ग्लोबल जायंट्स ने टारगेट नहीं किया है, लेकिन अगर फ्यूचर में कोका कोला या पेप्सी को इस कैटेगरी को एक सीरियस अपॉर्चुनिटी मानते हैं
तो कंपटीशन इंस्टेंटली डेंजरस हो जाएगा, फियर्स हो जाएगा। वो कंपीटिंग मसाला ड्रिंक्स लॉन्च कर सकते हैं, प्राइसिंग प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं और शेल्फ स्पेस को अग्रेसिवली डोमिनेट कर सकते हैं। और रिटेल लेवल पर वही ब्रांड एडवांटेज में होता है जो शेल्फ को डोमिनेट करे। सोचो, जब दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? इसी वजह से लाहौरी जीरा की अगली लड़ाई टेस्ट की नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन की है। कंपनी के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस है। ब्रांड रिकॉल जेन्युइन है, जिसे टेस्ट पसंद है वो रिपीट कस्टमर बनता है। जो ड्रिंक है वो कल्चरली एक इंडियन फील देती है। साथ ही इंडियन कंज्यूमर्स अब लोकल फ्लेवर्स और नॉस्टैल्जिया ड्रिवन बेवरेजेस में भी ग्रोइंग इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है। कंपनी को नेशनल स्केल मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन बिल्ड करना है, मार्जिन्स इंप्रूव करने हैं और कंसिस्टेंसी को प्रोटेक्ट करना है। और इसी पॉइंट पर लाहौरी जीरा का असली टेस्ट शुरू होता है। दोस्तों, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे एग्जीक्यूशन ठीक करने से यह चीज बहुत लंबी जा सकती है। आई रियली वांट टू सी इट सक्सीड अगेंस्ट द ग्लोबल जायंट्स, क्योंकि बेवरेज इंडस्ट्री में यह चीज जरूरी नहीं कि विनर बेस्ट टेस्ट करने वाला प्रोडक्ट ही हो। विनर यूजुअली वही होता है जो सबसे पहले शेल्फ पे पहुंच जाए और सबसे आगे रखा हुआ दिखे, कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहे और स्केल करते हुए प्रॉफिटेबल भी बना रहे। और अब जब लाहौरी जीरा की पूरी कहानी को देखा जाता है तो यह सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक की कहानी नहीं है, यह मॉडर्न इंडियन बिजनेस का एक सही एग्जाम्पल लगता है, जहां एक सिंपल सा 10 रुपए का प्रोडक्ट एक नेशनल लेवल का ब्रांड बन सकता है अगर उसमें कल्चरल कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन यह स्टोरी एक वार्निंग भी देती है कि फास्ट ग्रोथ इंप्रेसिव तो जरूर दिखती है, पर उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रेशर, वीक मार्जिन्स और जायंट कंपटीशन भी धीरे धीरे ग्रो करता रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि लाहौरी जीरा क्या भारत का बेवरेज जायंट बन पाता है या फिर उन रीजनल ब्रांड्स की लिस्ट में चला जाता है जो कुछ साल शाइन करके धीरे धीरे मार्केट से फेड आउट हो जाते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली केस स्टडी में।